गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी व पृथ्वीराज चौहान विजयी। तराइन का द्वितीय 1192 गौरी व पृथ्वीराज चौहान गौरी विजय। शंतावर का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद गौरी विजयी। मोहम्मद गौरी भारत के विविध प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। सल्तनत काल गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। उसके महत्वपूर्ण कार्य कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाना। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टका एवं तांबा का जितल। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कानी चलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह को हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कुन्हा के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खान से बचने के लिए वारिक के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां 7 तुर्कान छाई रही। 7 तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन से परासीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौका काबा एवं खुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर खोखुर घोड़ों का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों तुर्की अमीर विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन व आराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः दिल्ली गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। वह आराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मशहूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कानी चलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में श्रद्धा एवं पैबोध प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन तैमूर था।
खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखली को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं तथा गुरशाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन व सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों से में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासन काल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जैमैत खाना मस्जिद, लाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खामा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तैबी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। खजानाए मंडी जहाँ खजानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। शहराए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल या अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी दी जाए जो दिन बनने की कृति तारीखी साहित्य से मिलती है। खजाइनुल फितुह अमीर खुसरो डेला इब्न बतूता तथा फतूहुस सलातीन इस्लामी कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में तसीब, सेंसर एवं नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल के नाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गड्ढी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में असलदी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं ततार के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बढ़ने के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1323 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन में बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320-1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। 14 नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दंडकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर
सलाहकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के प्रति सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य परिवस्था के अनुसार तांबा बढ़ने के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी मोरक्को यात्री विनोद द्वारा लगभग 1333 में भारत आया। अफ्रीकी मोरक्को यात्री विनोद लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सूरी नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते के समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुकर नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, जूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए। फिरोज तुगलक का राज्य शेख ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1391 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, कम छूट में युद्ध का माल, जजिया एवं जाकात को वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक मुसलमानों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें भी हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बनी एवं शमसी राजा हफीज को अपना राज्य संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से उठे 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इन्हें चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित भारी सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अध्याय भी कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के साथ में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशश अधिपति की उपाधि धारण कर हिजरा मलिक सबर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित किए गए 4 योजनाएं। दुआब में क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी, खुरासान एवं कराचिल का अभियान। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवाने रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था।
शहनाई मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनाहियान व गुप्त सूचना प्राप्त करता था। हमें खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली और सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव या देवी माँ का सम्मान करते हुए विभिन्न कबीले में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1363 ईस्वी में तैमूरचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द गॉड्स दोनों पुकारा गया। इसका पिता ये सुगाई बहादुर था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिजर खां तैमूरलंग का सेनापति भारत में लौटे समय तैमूरलंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के लिए पोतशारों को कर भेजा करता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक खां का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीखी मुबारक शाह में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मोहम्मद शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। लोधी वंश 1491 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1491 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1540 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन की पैमानिक पैमाने गज सिकंदर का प्रश्न सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश और संस्कृत के एक विद्वान और संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंग सिकंदी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को फसलों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुस्लिमों को पीड़ित तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन में बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। मेरठ मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। शासनकालीन शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान बलबन ने अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गया। अमीरों का मत चरमस्कर्श पर था। लोधी वंश के शासनकाल में मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा गया। मजलिस खलवत की बैठक होती थी। बारे खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों एवं मलिकों एवं रईसों को बुलाता था। बारे आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश विभाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मुशर्रिफ, मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं विभागों से प्राप्त आय व्यय कर, लेखा जोखा, मजूम, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, खजीन, कोषाध्यक्ष, अरीज, मुमालिक, दीवाने, अर्ज एवं सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, सद्र, सुदूर, धन विभाग का प्रमुख, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, वारिदी मुमालिक, उपचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरादान विभाग, दीवान बंदगा दास विभाग,
दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग बनाने वाला सुल्तान, दीवान मुस्तक राज विभाग अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज सैन्य विभाग वालबन, दीवान बंदगा फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे अख्ता या शुबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। युक्ताओं को सिखों में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक अन्य सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था, उश्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, खैरात गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा, जय गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स लूटे हुए धान खानों एवं भूमि गरीब खजानों से प्राप्त संपत्ति 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा से 4/5 भाग पर उनके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु तुगलक को छोड़ अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गरीब हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना की वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। 10 अश्वरोही, 1 सारे खेल, 10 सारे खेल, 1 सिपाह सालार, 10 सिपाह सालार, 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मलिक, 10 मलिक, 1 खान। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या तथा अराद कहा जाता। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। साथ ही मुक्त बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून व शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विशिष्ट प्रणाली की मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण महासाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवर सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवर सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।